नमस्कार। न्यूज बीन के लिए ये है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। आज हमारे साथ है रायपुर से अखिलेश एडगर। अखिलेश एडगर पैरालीगल हैं और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। आप पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज से भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार अखिलेश जी। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के पास कुछ ग्रामीणों पर जो ईसाई विश्वास वाले थे, उन पर दूसरे कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया। उस जी घटना की थोड़ी तफसील बताइए। सर, ये पूरा घटनाक्रम संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी। ये घटनाक्रम जो था वो पिछले माह सितंबर में 19 तारीख को जी। आरंभ हुआ था, जहां पर काकड़ा बेड़ा एक गांव है। जी। थाना क्षेत्र जो है ये कोंडागांव में आता है, जिला कोंडागांव, जी। बस्तर बस्तर में। जी। और वहां पर ग्रामीणों ने ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। जी। वहां पर ग्रामीणों ने बैठक रखी और उस गांव के जो ईसाई धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, परिवार है, उनको जी। बुलाया और जी। उन पर दबाव डाला कि वो अपने ईसाई विश्वास का परित्याग कर दें और वापस जो है वो आदिवासी हिंदू धर्म में आ जाएं। जी। और कुछ लोगों के साथ जो है वो मारपीट भी की गई। जी। उसके बाद 20 तारीख को जो है उसी गांव में फिर से ये बैठक रखी गई और फिर जी। से सभी ईसाई परिवारों को बुलाया गया और जी। उनको जो है डराया धमकाया गया। जी। और उनसे ये कहा गया कि यदि वो अपने ईसाई विश्वास का परित्याग नहीं करते जी। तो उनको 10 दिन का समय दिया गया और कहा गया कि उनके सारे जो है उनकी जमीन और जो घर जो है, जमीन उनकी छीन ली जाएगी। जी। उनको घरों को तोड़फोड़, घरों में तोड़फोड़ की जाएगी, जी। घरों में आग लगा दी जाएगी और उन सारे लोगों को जो है वो मारपीट कर जो है वो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी। 30 तारीख को जो है ये सारे जो ईसाई विश्वासी हैं वो लोग थाने में गए और वहां पर नामजद जो है वो शिकायत किए। जी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम 21 तारीख को जो है जी। गांव में आएंगे और इस घटनाक्रम की हम जांच पड़ताल करेंगे। जी। लेकिन 21 तारीख को, 21 सितंबर को पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई जी। और डर के मारे ये लोग जो थे वो अपने घरों से वैसे ही भाग गए थे। जी। आसपास के दूसरे गांव में अपने परिजनों के यहाँ छिपे हुए थे। जी। 22 तारीख को कुछ लोग गांव में थे, कुछ गांव से बाहर थे और फिर से जो है वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है इकट्ठे हुए और उनके घरों पे तोड़फोड़ करेंगे, इस जी। बात की उनको जानकारी मिली। जी। तो सारे लोग जो हैं वो फिर से थाने में आए। जी। सुबह 10 बजे आ गए थे जी। और भीड़ जो थी उनके गांव में इकट्ठा हो रही थी। और लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया कि अभी जो है हम थोड़ी देर में वहां पर गांव गांव में चलेंगे। जी। लेकिन पुलिस वाले जो है उस दिन भी नहीं गए जी। और उसके बाद जो है जी। अ, शाम लगभग 2-2:30 बजे के आसपास से उनके घरों में तोड़फोड़ जो थी वो चालू हुई। जी। शाम को 5 बजे जो है वहां के जो पुलिस के जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे मिलकर भी जानकारी दी गई। जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो देर शाम तक तोड़फोड़ की घटनाएं जो थी वो चलती जी। गई। और उस जी। दिन जो है वो 7 घरों को जो था वो काकड़ा बेड़ा में तोड़ा गया। जी। उसके बाद जो है 23 तारीख को जो है जी। पुलिस के और जिला प्रशासन के जो है वो बड़े अधिकारी वहां पर गए, गांव में गए। जी। और तो ये वहां पर जानकारी में आया कि काकड़ा बेड़ा से लगे हुए दो और गांव हैं, सिंगनपुर और तिलिया बेड़ा। जी। ये दोनों गांव जो है वो माकड़ी थाना क्षेत्र में आते हैं और जी। वहां पर जो है वो बड़ी संख्या में लगभग 2000 के आसपास जो हैं वो लोग जो थे वो एकत्रित थे। जी। तब तक जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया जा चुका था। जी। पुलिस के बड़े अधिकारी थे, जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी थे। उनके जी। सामने ही, उनकी उपस्थिति में ही और भी घरों में तोड़फोड़ की गई, सिंगरपुर में भी, तिलिया बेड़ा में भी और उसके साथ साथ काकड़ा बेड़ा में भी। कुल पुलिस मिला की के ये पुलिस की मौजूदगी में बिल्कुल फिर से अटैक हुआ। बिल्कुल उनके सामने उनकी मौजूदगी में अटैक हुआ। और जी। इस प्रकार से लगभग जो है वो 16
घरों को जो है इस प्रकार से तोड़ दिया। और उसके साथ में जो महिलाएं थी उनके साथ भी जो है वो उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वो किया गया जी और कुछ लोगों के साथ मारा पीटा गया, उन सबों को जो है वो डराया धमकाया गया, ये सारी चीजें हुई। जी उसके बाद जो है लगातार जो है शिकायत जो थी वो की गई जिला प्रशासन को भी और पुलिस के भी आला अधिकारियों को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी केवल जो है जो पीड़ित पक्ष है उनके ऊपर ये दबाव डाला जाता रहा कि वो जो लोग जो हैं वो समझौता कर ले, जी गांव के जो लोग जो जिन बातों को मानने की के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं उन सारी चीजों को मान ले। जी और उसी तारतम्य में जो है एक समझौता जो है वो दोनों पक्षों के बीच में जो था वो करवा दिया गया था, लेकिन ये समझौता जो था वो दबाव पूर्वक ही किया गया था, जी पीड़ित पक्ष के ऊपर दबाव डालकर। जी उसके बाद जो है एक और फिर घटना हुई। अभी 11 तारीख को जो है फिर से जो है 3 लोगों को जो है वो फिर से तिलिया बेड़ा में बुलाया गया और फिर से जो है उनके साथ जो है वो मारपीट जो है वो की गई। 11 तो इस अक्टूबर प्रकार से ये 11 अक्टूबर को तो अभी तक जितने पीड़ित परिवार हैं वो लोग जो हैं अपने घरों से बाहर हैं। अच्छा लगातार जो है उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, घरों को फिर से तोड़ने की जो है वो धमकी लगातार जो है उनको दी जा रही है। जी पुलिस के और जिला प्रशासन के संज्ञान में ये सारी चीजें जो है वो लाई जा चुकी है। अभी हाल ही में जो है फिर से ग्रामीणों ने जो है एक ज्ञापन जो है वो दिया है, जी आयुक्त को दिया है और इसके साथ जो है बस्तर रेंज के जो पुलिस महानिरीक्षक है उनको दिया है जी और साथ साथ मोहन मरकाम जी जो कोंडागांव के स्थानीय विधायक हैं, साथ ही प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी जी ये सारी घटनाक्रम की जो है वो जानकारी दी गई है। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक तो इसके अभी कुछ दिनों में जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के ऊपर जो थी वो 151 धारा 151 के तहत जो है वो कार्रवाई हुई है और इसके साथ साथ ये भी जानकारी में आया है कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन बहुत मामूली धाराएं जो है उनके ऊपर जो है वो लगाई गई हैं। तो पीड़ित लेकिन पीड़ित पक्ष के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा अच्छा आ, जी तो आप बताइए कि ये इस तरह की जो घटना है ये काफी लंबे समय से हम छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं, देख जी रहे हैं। और कई गांव में तो बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए थे जी कि हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है वगैरह वगैरह। जी और जो दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टियां हैं, खासतौर से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन रहा, वो लोग शासन में रहे, उस वक्त ये घटनाएं काफी होती थी। जी अभी कांग्रेस की सरकार है और अ, उसके बाद ये हुआ है। और आप जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और खासतौर से पुलिस ने कोई बदला जी हुआ रुख प्रदर्शित नहीं किया कि उनके रुख में कोई बदलाव आया हो, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन और पुलिस है उसका रुख वैसा का वैसा ही है माइनॉरिटीज की तरफ? यदि आप पूरे प्रदेश की बात करें तो अभी की जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, अब लगभग 2 साल हो रहा है, उनके आने के बाद जो है जैसे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं तो बाकी जो 4 संभाग हैं उनमें ईसाई धर्म के लोगों के खिलाफ जो प्रताड़ना की घटनाएं होती थी उसमें काफी कमी आई है। जी लेकिन जो बस्तर संभाग है वहां का जो घटनाक्रम था उसमें कोई विशेष जो है वो बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जी यदि कोंडागांव जैसी घटनाओं को आप देखेंगे जी तो ऐसा लगता है कि इन सारी घटनाओं में जो है वो बढ़ोतरी ही हुई है। मैं एक बात का खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा, जी जब लॉकडाउन हुआ तो जी लॉकडाउन के बाद जो है वो अभी ये कोंडागांव के जो घटनाक्रम को हम छोड़ दें और कोंडागांव के घटनाक्रम के बाद भी 2-3 और घटनाएं जो हैं वो लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में हुई हैं। जी तो ऐसी करीब 15 घटनाओं को अभी मैं छोड़ दूं, उसके पहले की जो 11 घटनाएं थी जी वो सारी घटनाएं जो थी वो लॉकडाउन के समय में हुई थी और इसी प्रकार की घटनाएं हुई थी। अच्छा मारने की धमकी, मारा पीटा गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया
गांव से बाहर भागने पे विवश कर दिया गया, घरों में तोड़फोड़ कर दी गई, उनके खेतों में जो खड़ी फसल थी उसको नष्ट किया गया, खेती की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। ये सारी घटनाएं हुई थी। ऐसी छोटी मोटी तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। 11 बड़ी घटनाओं की जानकारी जब भी यह घटनाक्रम हुआ, लिखित में नामजद रिपोर्टें जो है वो थाने में दी गई और संबंधित जो है वो उनको दी गई, पुलिस अधीक्षक को दी गई, लेकिन कोई उसमें समुचित कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी कुछ समय पहले जो थी वो पुलिस महानिरीक्षक को, बस्तर रेंज की, उनको सारे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी। तो फिर से पुलिस ने कुछ तहकीकात की। ज्यादातर उनका रुख यही रहा कि पीड़ित पक्ष के ऊपर दबाव डालकर जो है वो समझौता करवा दिया जाए और प्रकरण को समाप्त कर दिया जाए। कहीं पर यदि उनको कार्यवाही करने की बहुत ही आवश्यकता हुई तो बहुत मामूली धाराओं में इस प्रकार के जो आक्रमण करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही की गई। ये पूरी घटनाएं जो है वो लॉकडाउन के समय में हुई हैं। 11 बड़ी घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी जी। तो हम ये जी बताइए। जी, उसी के तारतम्य में ये कोंडागांव की घटनाएं हुई हैं। वो जो 11 बड़ी घटनाएं थी वो ज्यादातर घटनाएं जो थी वो दंतेवाड़ा जिले में, बीजापुर में और सुकमा में हुई थी, लेकिन उसमें से एक घटना जो थी वो कोंडागांव में हुई थी। जो घटनाक्रम अभी आप देख रहे हैं, 16 घरों को जो तोड़ा गया, मोहन बेड़ा एक गांव है सिंगनपुर में, मतलब सिंगनपुर जो ग्राम पंचायत है, उसी ग्राम पंचायत में भी अभी 4-5 घर तोड़े गए हैं। उसमें एक मोहन बेड़ा गांव है, वहां पर 1 जुलाई को भी इसी प्रकार की घटना जो थी हुई थी और उसमें भी सारी शिकायतें हुई और उसके बावजूद जो है वो पुलिस जो है वो कार्रवाई करने से हिचकती रही और पीड़ित पक्ष के ऊपर ही समझौते के लिए दबाव डालती रही। जी। हम जानना चाहेंगे कि ये एक नेचुरल कम्युनिटीज और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है समुदायों के बीच में, या इनके पीछे संगठन काम कर रहे हैं जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह की चीजें हों? इन घटनाओं के देखिए पृष्ठभूमि तो बहुत लंबी है। यदि ईसाई धर्म के मानने वालों की भूमिका के ऊपर यदि हम जाएं तो जैसा कि ज्यादातर भारत के आदिवासी अंचलों में हुआ है उसी प्रकार से बस्तर में हुआ है। सरकारें तो आज जो है इन आदिवासी क्षेत्रों के विकास की बात बोल रही हैं, लेकिन यदि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की जो सबसे पहला जो काम बस्तर क्षेत्र में भी जो हुआ था वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा से ही आरंभ हुआ था। और वहां पर जो है ईसाई धर्म का इतिहास जो है वो 150 लगभग 150 साल पुराना है और सद्भावना और सहिष्णुता के साथ ही सभी जो लोग हैं वो आपस में रहते आए हैं। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम जो बन रहा है, जो खड़े किए जा रहे हैं, ये सहज रूप से नहीं है। मतलब ये कोई स्वाभाविक तौर पे ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट या ऐसा कोई संघर्ष जो है आदिवासी समुदायों के बीच में, अलग अलग संप्रदायों के बीच में हो गया हो, स्वाभाविक तौर पर ऐसा नहीं है। इस घटनाक्रम के पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी और जैसे आपने कहा कि दक्षिणपंथी विचारधारा और संगठनों की भूमिका ऐसे घटनाक्रम में रही है ऐतिहासिक रूप से। बस्तर में भी आप देखेंगे, जगदलपुर में भी प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें प्रेस वार्ता लेने वालों में कई जो हैं वो वर्तमान और भूतपूर्व जो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। सर्व आदिवासी समाज के नाम पे कई जगहों पर बैठकों का आयोजन किया गया और बस्तर से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के साथ साथ प्रमुखता से जानबूझकर जो है वो धर्म परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को जो है वो उठाया गया और इस प्रकार की बातों को जो है वो जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, जिसमें भाजपा के साथ जो है वो, अब ये अफसोस की बात है कि कांग्रेस जो है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता जो हैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ऐसी जमीनी स्तर पर जो मीटिंगें हुई उनमें शामिल होते आए हैं। ये अफसोस की बात है। और उसके बाद ही जो है आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो है वो घटनाएं हुई हैं। लेकिन सर्व आदिवासी समाज के नाम पर जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रकार की बातें जो है वो की गई, उसी के साथ सर्व आदिवासी समाज की ओर से ही उसका खंडन भी आया कि हम इस प्रकार की विचारधारा का
ऐसी बातों का जो है हम लोग विरोध जो है वो करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि समाज के नाम पे जो है संगठन विशेष और विचारधारा विशेष से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, और सर्व आदिवासी समाज या कहीं कहीं पे सर्व समाज के नाम से जो है इस प्रकार की घटनाओं को जो है वो अंजाम जो है वो दिया जा रहा जी, तो मतलब जो सर्व आदिवासी समाज है उसके अंदर भी मतभेद है इस मुद्दे पर। है। निश्चित रूप से उन्होंने उन्होंने भी अपना वो जारी किया, प्रेस रिलीज जो था वो जारी किया और इन बातों का खंडन किया है। पहले भी किया है, अभी हाल में भी किया है। जी। भारत में ईसाई मिशनरीज पर हमलों का एक लंबा इतिहास है, चाहे वो ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों को जिंदा जला दिए जाने की घटना हो, ननों के साथ बलात्कार हो, या चर्चों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हो। आप, जी हाँ, आपको क्या जी। लगता है कि इस ये क्यों होता है? क्या ये धार्मिक टकराव है या इसके पीछे कोई दूसरे कारण मौजूद हैं, और इनको कैसे रोका जा सकता है? जैसे आपने डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स और उनके दो पुत्रों की घटना का जिक्र किया, तो वो वहां से जो था वो एक सुनियोजित जो संगठित प्रताड़ना जो थी ईसाई धर्म के मानने वालों की, वो जो थी वो शुरू हुई। वैसे तो इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं संगठित और सुनियोजित तरीके की बात बोल रहा हूँ। और उसके बाद होती रही, और फिर 2014 तक यदि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो लगभग 150 सताव की प्रताड़ना की बड़ी घटनाएं होती थी जो संज्ञान में आती थी, मतलब जो कम से कम जो है वो थाने के स्तर तक जाती थी। 2014 के बाद यदि पिछले 2019 की हम यदि घटनाक्रम को देखें तो ये घटनाओं की संख्या बढ़कर जो है करीब करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। 450 से भी ज्यादा घटनाएं जो है हो रही है। पिछले छह सालों में इन घटनाओं की संख्या में जो है वो लगातार जो है वो इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात कहूं तो 2003 के बाद से 2004 से जो थी वहां पर इस प्रकार की सुनियोजित तरीके से संगठित तरीके से जो है वो प्रताड़ना की घटनाएं हुई हैं, और बस्तर जो क्षेत्र है उसमें लगातार जो है इस प्रकार की मसीहों के खिलाफ जो है वो प्रताड़ना की घटनाएं जो है वो लगातार लगातार जो है वो होती आई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों जो है ऐसा किया जा रहा है। यदि आप बस्तर के परिप्रेक्ष्य में यदि आप कहें तो बस्तर को थोड़ा सा जानना जो है हमारे लिए जरूरी है। कुछ मूलभूत बातों को वैसे तो जागरूक लोग जानते हैं, लेकिन फिर से मैं कह दूं कि एक जमाने में बस्तर जो था वो भारत का सबसे ज्यादा आदिवासी बहुल जिला था, मतलब आदिवासियों की प्रतिशत जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। क्षेत्रफल जो था वो सबसे ज्यादा था। आज बस्तर जो है वो संभाग में बदल गया है, एक जिले को 7 जिलों में जो है वो बांट दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि बस्तर के अंदर जो है ये जो है जैसे कि सभी आदिवासी क्षेत्र में है तो बस्तर में भी है। यहाँ पर विपुल खनिज संपदा इस क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है। अभी जो एनएमडीसी की जो माइंस है जो बचेली और किरंदुल में चलती है, जहाँ विश्व का सबसे अच्छे लौह अयस्क जो है वहां पर मिलता है। तो इस प्रकार के लौह अयस्क बहुत है, और इसके साथ साथ तमाम जो खनिज पदार्थ हैं वो बस्तर में भरे हुए हैं। जल संपदा है, वन संपदा है, ये सारी जो चीजें हैं। और उसके बाद जो है पिछले 40 सालों से आप देखेंगे कि नक्सलवाद की जो समस्या है वहां वहां पर बढ़ी है, और जिसके तहत जो है सैकड़ों की संख्या में गांव जो है वो जनविहीन हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और खासतौर से आदिवासी जो है वो मारे जाते हैं। और यदि सुरक्षा बलों की उपस्थिति के लिहाज से हम देखें तो बस्तर जो है वो भारत का दूसरा ऐसा क्षेत्र है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है ऐसा जहां पर सुरक्षा बलों की जो है वो उपस्थिति है, और उनकी संख्या भी जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस बस्तर की पृष्ठभूमि को हमारे लिए जानना समझना जो है वो बहुत जरूरी है। अभी जो बस्तर का आप देख रहे होंगे कि नंदराज पहाड़ी वाला जो प्रकरण हुआ जिसमें वहां के लौह अयस्क खदानों को जो है वो अदानी ग्रुप को देने की बात थी, और पूरा आदिवासी समुदाय जो है उसका विरोध कर रहा है। इसके बाद बोधघाट परियोजना जो जो एक सुप्त प्राय थी उसको फिर से जो है वो पुनर्जीवित किया गया है। तो ये बस्तर का जो पूरा वन संपदा है, खनिज संपदा है, तो ये पूरा
ये प्रचुर प्रचुर जो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन जो है ये बस्तर का जो है बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा है। और इसलिए आप देखेंगे कि जो प्रमुख जो मुद्दे हैं उनकी तरफ से ध्यान जो है वो लोग हटाना चाहते हैं। अभी बस्तर का जैसे नगरनार का जो स्टील प्लांट है उसके निजीकरण का मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य या जो भी अधोसंरचना है, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, बस्तर में जो है वो बहुत खराब है। एक महत्वपूर्ण बात बस्तर में यदि आप देखेंगे तो वहां की जो जो बर्थ रेट है या जो प्रजनन की जो दर है आदिवासियों के बीच में, उसमें लगातार जो है वो गिरावट आती जा रही है। और दूसरा जो है जो प्रतिशत जनसंख्या जो है वो बस्तर में आदिवासियों की, उसमें भी गिरावट आती जा रही है। तो इतने बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो लोगों के सामने हैं, और जाहिर तौर पर इन मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ये इस प्रकार के जो है वो सांप्रदायिक मुद्दों को जो है वो उठाया जाता है। क्रिश्चियंस को क्यों वहां पर, ईसाइयों को क्यों वहां पर लक्षित किया जा रहा है, उसकी महत्वपूर्ण वजह यही है कि ईसाइयों की संख्या जो है वो थोड़ी है, कम है। अभी जैसे ये जो 3 गांव की बात थी, किसी गांव में 10 परिवार हैं, किसी गांव में 2-3 परिवार है, किसी गांव में 2-3 परिवार हैं। तो उनको लक्षित करके उनके खिलाफ उनको प्रताड़ित करना है या उनके खिलाफ हिंसा करना जो है बहुत आसान हो जाता है, और जिसका राजनीतिक लाभ जो है वो कतिपय पार्टियों को जो है, दलों को जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए जो है वो ईसाई जो है वो लक्षित हिंसा का जो है वो शिकार हो रहे हैं। जी जी। तो जिस तरीके से दक्षिणपंथी समूह कहीं मुसलमानों को टारगेट करके राजनीतिक लाभ उठा करके सत्ता पर कब्जा करते हैं, और कहीं पर वो ऐसे टारगेट के रूप में ईसाइयों को चुन लेते हैं। जी। आपने हमसे बात की, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई अंतिम बात आपको कहनी हो तो आप कह सकते हैं। मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की ये सिर्फ कानून और व्यवस्था की जो बात नहीं है, शासन के स्तर पर, पुलिस प्रशासन के स्तर पर उनको जो कार्यवाही कानून के तहत करनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के घटनाओं को रोकने की एक महती जिम्मेदारी जो है वो पूरे समाज के ऊपर आती है। यदि कोई भी समाज, समुदाय, संप्रदाय यदि कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कानून के तहत जो है वो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सबों के ऊपर बराबरी से ये कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन समाज में भी जागरूकता होनी चाहिए कि जो बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार के सांप्रदायिक मुद्दों को जो है वो बढ़ाया जाता है। तो आदिवासी समाज जो है, यदि बस्तर का स्थानीय आदिवासी समाज यदि इन सब मुद्दों के प्रति जागरूक समय पे नहीं होगा तो आने वाले समय में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उन्हीं का होने वाला है। वो किसी भी श्रेणी के आदिवासी हो, चाहे वो ईसाई धर्म के मानने वाले हो या कोई भी हो, नुकसान सबसे बड़ा उन्हीं को होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी।